जब भी आप किसी फुल स्टैक प्रोजेक्ट को प्लान करना शुरू करते हो, शुरू में तो चीज़ें बहुत ही सिंपल आपको लगती है, बट जैसे ही आप इसको बनाना शुरू करते हो तो तभी सारी चीज़ें हिल जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी पहले, लेकिन इतने सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक थॉट प्रोसेस डेवलप की है, जिसकी मदद से मैं किसी भी टाइप का जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है उसको प्लान करके बिल्ड करता हूँ। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली वही थॉट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। हम साथ में मिलके एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को प्लान करेंगे और उसके बाद उसको बिल्ड करेंगे। सो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल पे। आज के वीडियो के अंदर हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को प्लान करेंगे, एक रियल प्लेटफॉर्म को रेफरेंस लेके हम चलेंगे और उसको कैसे हमें बिल्ड करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग चाहिए होगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्लानिंग के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि एक वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें फिट नहीं होगी, तो शायद इसके बाद और भी इसके पार्ट्स आ सकते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप प्रेस करें ताकि आप जो आने वाले वीडियोस है उसको मिस ना करें। लेके चलता हूँ मैं आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और ख़ास करके ये एप्लीकेशन जो है जहाँ पे हम मर्च होता है ना, जैसे टी शर्ट वगैरह हम सेल करते हैं, तो वो हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सेल किए जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक रियल प्लेटफॉर्म का रेफरेंस लेके चलते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये प्लेटफॉर्म है ए स्टिच और ये मनुपा जी का प्लेटफॉर्म है, शायद आप उनको जानते होंगे। बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मनुपा जी अगर आप देख रहे हो तो एक आधा टी शर्ट आप मुझे भेज सकते हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट पेज है, ये होम पेज है एक्चुअली, एंड इसके ऊपर अलग अलग टी शर्ट्स आपको दिखेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये जो वीडियो है वो हम बिगिनर्स के लिए रखना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म मुझे एकदम सिंपलेस्ट और क्लीन प्लेटफॉर्म लगा, इसकी वजह से इसको हमने चूज़ किया है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जस्ट नॉर्मल यहाँ पर इमेजेस है, प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस है, एंड यहाँ पर ये एक चीज़ है, देखिए ये वेरिएशंस इसको हम बोलते हैं। जैसे वाइट टी शर्ट है, अगर यहाँ पर है तो ब्लैक टी शर्ट है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको भी हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे ये वाली जो फंक्शनलिटी होती है उसको कैसे बैकएंड के ऊपर हम स्टोर करते हैं। इसको अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इसका डिटेल पेज जो है वो दिखेगा आपको और यहाँ पर भी आपको वो वेरिएशंस दिखेंगे और इसी के साथ में साइजेस भी है। यहाँ पर देखिए अलग अलग साइजेस आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, एंड ऐड टू कार्ट है, बाय इट नाउ है, एंड डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस हैं। ओके, इसको हम अभी क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे इस टाइप के प्लेटफॉर्म को हम डिज़ाइन कर सकते हैं एकदम स्क्रैच से। ठीक है, वापस चलते हैं हमारे डायग्राम टूल के ऊपर। अब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब भी हम प्लान करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है, आपको कोड करना शुरू नहीं करना है, कोई npm इंस्टॉल वगैरह नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ये गलती मत करिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको कौन से फीचर्स उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है उसकी लिस्ट आपको सबसे पहले करनी है। जो मेन फीचर्स तो हज़ारों हो सकते हैं, बट आपको जो करनी है, जो मेन फीचर्स है उसको लिस्ट करना है। चलिए इसको लिस्ट करते हैं यहाँ पर। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। सबसे पहला मेन फीचर तो मुझे यही लग रहा है कि एक यूज़र वो जो सारे प्रोडक्ट्स है उसको ब्राउज़ कर सकता है, देख सकता है, राइट। वो एक फीचर हो गया, अ यूज़र कैन ब्राउज़ द प्रोडक्ट्स, राइट। इस तरह से हो गया। अब दूसरा फीचर इसके अंदर क्या हो सकता है, हमने ये देखा था कि यूज़र जो है किसी भी प्रोडक्ट को, देखिए यहाँ से क्या कर सकता है, कार्ट के अंदर इस तरह से ऐड कर सकता है। तो ये एक फीचर हो सकता है, यूज़र कैन ऐड प्रोडक्ट्स टू द कार्ट, ये हो सकता है, राइट। अब इसी के साथ में
और क्या हो सकता है, और एक फीचर हो सकता है कि हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मतलब यूज़र ऑर्डर प्लेस कर सकता है। सो ये एक मेन फीचर है। सो यूज़र कैन प्लेस एन ऑर्डर, ये एक हो सकता है। और कौन से फीचर्स हो सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। हम जब भी ऑर्डर करते हैं तो हमें ऑर्डर की जो हिस्ट्री होती है वो भी हम देखते हैं, ऑर्डर की हिस्ट्री, या फिर ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ लिखते हैं यहाँ पे, यूज़र कैन ट्रैक देयर ऑर्डर्स, ये एक फ़ीचर हो गया। हाँ, और कौन से फीचर्स हो सकते हैं इसके अंदर, मे बी जो यूज़र है वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, राइट। यूज़र कैन कैंसिल द ऑर्डर बट विदिन एक्स टाइम फ्रेम, राइट। एक बार ऑर्डर अगर शिप हो जाती है तो उसको कैंसिल नहीं किया जाता, तो मे बी शिप होने से पहले कैसे कैंसिल कर सकता है, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं इसके अंदर। इसी के साथ में और क्या चीज़ हो सकती है, मुझे लगता है कि यूज़र साइड की सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर इतनी है, मेन जो है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट को जो है अपलोड भी करते हैं, ऐड भी करते हैं, राइट, प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे एक एडमिन यूज़र जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर एक फीचर ये हो सकता है कि एडमिन यूज़र कैन क्रिएट प्रोडक्ट्स, राइट। इसके साथ में यहाँ पर एक काम करता है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड क्या बोलते हैं इसको, सी द प्रोडक्ट्स, राइट। जो क्रड ऑपरेशन होता है बेसिकली ये एडमिन यूज़र यहाँ पर कर सकता है। इसी के साथ में और क्या हो सकता है, हाँ देखिए, जब भी ऑर्डर का स्टेटस चेंज होता है तो एडमिन यूज़र क्या करता है, वो जो ऑर्डर का स्टेटस है उसको चेंज करता है। जैसे ऑर्डर अभी रेडी है, पैकिंग हो रहा है, तो पैकिंग के लिए पैकिंग स्टेटस के ऊपर डालता है ताकि एंड यूज़र को हमें दिखे कि ऑर्डर पैक हो रही है। या फिर अगर ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी, ये स्टेटस जो है उसको एडमिन चेंज कर सकता है ताकि हमें दिखे। तो यहाँ पर ऐसा एक फीचर हो सकता है, एडमिन कैन चेंज द ऑर्डर स्टेटस, राइट। ये एक हो सकता है चेंज, या फिर इसको अपडेट बोल सकते हैं। अपडेट रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये, अपडेट दी ऑर्डर स्टेटस, राइट। अब मुझे लगता है कि यही वो मेन फीचर्स है, और इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक वर्किंग प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर यूज़र्स ऑर्डर जो है उसको प्लेस कर पाएंगे, और एडमिन जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो ऑर्डर स्टेटस वगैरह है उसको चेंज कर पाएगा, और प्रोडक्ट का जो भी क्रड ऑपरेशंस है वो एडमिन कर पाएगा, राइट। सो ये हमारे मेन फीचर्स है, और इनके ऊपर हमें अभी काम करना शुरू करना है। अभी कैसे इसका प्लान शुरू करें, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, जो एक फीचर है उसको हम पिक करेंगे, ठीक है। लेट्स से कि पहला फीचर ही हमने पिक कर लिया। सो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये फर्स्ट फीचर है हमारा कि यूज़र कैन ब्राउज दी प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या करना है ना, इसकी आपको यूज़र फ्लो का जो डायग्राम होता है, यूज़र एक एंड यूज़र किस तरह से ये जो फीचर है उसके साथ में कैसे इंटरेक्ट करेगा, इसको हमें ड्रॉ करना है। इसके अंदर कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये एक नॉन टेक्निकल डायग्राम होना चाहिए जिसको हम यूज़र स्टोरी भी बोलते हैं। सो यहाँ पर लेट्स से कैसे दिखेगा ये कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। हमारे पास एक यूज़र हो सकता है। सो लेट्स से ये यूज़र है, और यूज़र क्या करेगा, यूज़र ओपन्स द पेज, राइट, वेब पेज बेसिकली, एंड उसके अंदर क्या दिखेगा, उसके अंदर उसको दिखेगा जो सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सीज द प्रोडक्ट लिस्ट, ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद और एक चीज़ हमने देखी थी कि अगर यूज़र क्लिक करता है, क्लिक्स ऑन ए प्रोडक्ट, अगर ऐसा कुछ करता है यूज़र, तो आगे क्या होता है, हमारे पास और एक पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर सीज ए सिंगल प्रोडक्ट कार्ड, या फिर जो भी डिटेल कार्ड होता है ना, प्रोडक्ट डिटेल कार्ड, वो यहाँ पर उसको दिखेगा। तो बेसिकली ये यूज़र फ्लो होने वाला है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही है, यही यूज़र फ्लो होगा हमारे इस फीचर के लिए,
अभी ये जो बना है ना, ये एक यूज़र फ्लो है बेसिकली। अभी इसको और थोड़ा सा ज़्यादा विजुअलाइज हम कर सकते हैं ताकि और क्लैरिटी इसके अंदर आ जाए। हम क्या करेंगे ना, ये जो प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह है, ये कैसे दिखेगा यूआई के ऊपर, उसको थोड़ा सा हम अभी देख सकते हैं। सो लेट्स से कि ये हमारा वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज कुछ ऐसे हमारा दिख रहा है, एंड इस वेब पेज के अंदर लेट्स से यहाँ पर नेविगेशन बार है या फिर यूआरएल, जो भी आपको बोलना है, एंड इसी के साथ में यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हमारे हो सकते हैं। सो ये एक प्रोडक्ट है, ये है, सो ये हमारा है ये वाला। अब ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए कैसे दिखेगा, वो कुछ पेज ऐसे दिखेगा हमारा। लेट्स से कि हमने ये हटा देते हैं सारे, यहाँ पर एक सिंगल पेज रहेगा, सिंगल मतलब इमेजेस बेसिकली यहाँ पर रहेगी, एंड इसी के साथ में यहाँ पर कुछ टाइटल्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह, एंड यहाँ पर में भी एक बटन हो सकता है, ऐड टू कार्ड, राइट, इस तरह से। सो ये जो हमारे सी द प्रोडक्ट लिस्ट है और जो सिंगल प्रोडक्ट है, उसके पेजेस कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखिए सिमिलर, जो कि हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा था, राइट। यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट है सारे, एंड यहाँ पर डिटेल पेज के ऊपर ये जो चीज़ें आपको दिख रही है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटोटाइप यहाँ पर बना दिया है। अभी ये जो पार्ट हुआ है ना, इसको, ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं फ्रंट एंड। कोई भी एप्लीकेशन जब भी हम बिल्ड करते हैं तो उसका एक फ्रंट एंड होता है और इसी के साथ में उसका बैक एंड पार्ट भी होता है, राइट। सो यहाँ पर एक बैक एंड पार्ट इस तरह से लिख देते हैं। अब फ्रंट एंड के ऊपर तो पता चला हमें ऐसे प्रोडक्ट्स हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स आते कहाँ से हैं? वो प्रोडक्ट्स आते हैं बैक एंड से, राइट। सो मे बी यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेट्स से कि ये बैक एंड यहाँ पर है, और बैक एंड को एक काम करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ये हमारा बैक एंड है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बैक एंड है, और यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं बैक एंड के ऊपर प्रोडक्ट्स गेट करने के लिए, बैक एंड के ऊपर। और जो बैक एंड होगा ना, बैक एंड के अंदर डेटाबेस होता है, राइट। बैक एंड के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो बैक एंड के साथ में डेटाबेस एक होता है, जहाँ पर जो सारे प्रोडक्ट्स वगैरह है उसको हम स्टोर करते हैं। सो लेट्स से कि ये डेटाबेस है हमारा। अभी इसके अंदर ना देखिए, काम बहुत सिंपल है। हमें पता है फ्रंट एंड और बैक एंड, इनका कम्युनिकेशन APIs के थ्रू होता है, मतलब एक रेस्ट एंड पॉइंट हमें बनाना होता है। तो वो एंड पॉइंट में भी ऐसा कुछ दिखेगा, फॉर एग्जांपल /products, एक गेट रिक्वेस्ट हो सकती है, जो कि हम यहाँ पर करके सारे जो प्रोडक्ट की लिस्ट है यहाँ से डेटाबेस से हम रिटर्न करेंगे, राइट। अब ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, अभी हम उतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे इस टाइम पर, बट एक चीज़ है कि हमें ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखानी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें सोचना होगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो हमारा डेटाबेस है वो डिज़ाइन होगा। सो अगर यहाँ पर देख लेते हैं इस चीज़ को, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या है, हमारे पास इमेजेस है एंड मल्टीपल इमेजेस आप देख रहे हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर टाइटल है, प्राइस है, एंड ये कुछ वेरिएशंस हैं। अगर डिटेल ओपन करके देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो डेटाबेस मॉडल जो है इसका, ये कैसा दिखेगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पर प्लान करना होगा। सो यहाँ पर लेके आते हैं एंड यहाँ पर करते हैं डेटाबेस मॉडल। एंड हमारे इस केस में ना देखिए, डेटाबेस मॉडलिंग जब भी आप करते हो तो इसके अंदर आपको 3 स्टेप्स एक्चुअली करनी है। एक स्टेप जो होती है ना, पहली स्टेप होती है, देखिए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले आपको करना होता है फाइंड दी एंटिटीज़, ठीक है। एंटिटीज़ क्या होती है बेसिकली, जो आपका, देखिए लेट्स से कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स अगर स्टोर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट एक एंटिटी हो गई, अगर हम यूज़र्स स्टोर कर रहे हैं तो यूज़र एक एंटिटी हो गई। तो हमारे केस में यहाँ पर एंटिटी जो है वो है प्रोडक्ट, ओके। दूसरी चीज़ जो है वो हमें ढूंढनी है, वो है फाइंड दी रिलेशंस। अब रिलेशंस मतलब हम जब भी डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर बहुत टाइम हमें क्या करना होता है कि एक टेबल जो है उसको हमें कनेक्ट करना होता है दूसरे टेबल से, क्योंकि वो जो 2 एंटिटीज़ है उसके बीच में रिलेशन होता है, ओके।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे केस में एक ही एंटिटी अभी तक हमने डिस्कवर की है, राइट। हमारे केस में एक ही एंटिटी है जो कि है प्रोडक्ट। तो अभी के लिए यहाँ पर कोई रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रही, तो यहाँ पर करते हैं NA नॉट अवेलेबल फॉर नाउ। तीसरी जो चीज़ है वो हमें करनी है फाइंड दी एट्रीब्यूट्स। अब ये एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है कि कौन से फील्ड्स हमें चाहिए डेटाबेस के अंदर, कौन से फील्ड्स हम स्टोर करने वाले हैं। तो हमारे केस में आईडी होता है, डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करते हैं तो आईडी एक चाहिए होती है हमें, तो एक आईडी हो गई। इसके साथ में यहाँ पर और क्या स्टोर कर सकते हैं हम, नाम, राइट, प्रोडक्ट का नाम कर सकते हैं। और इसी के साथ में स्लग एक चीज़ होती है, देखिए स्लग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई ऐसा ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर ना स्लग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। सो देखिए इसका URL अगर आप देखोगे तो इस URL के अंदर ना देखिए ये प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना यहाँ पर ये है प्रोडक्ट स्लग। बेसिकली जो प्रोडक्ट का टाइटल होता है उसी तरह से उसको मतलब उससे ही उसको बनाया जाता है। बीच में हमें वो डैश वगैरह देना होता है ताकि, क्योंकि ये URL है तो उसके अंदर स्पेसेस हम नहीं रखते हैं। तो ये ज़रूरी बन जाता है जब भी हम SEO वगैरह करते हैं प्रोडक्ट का, तो उसके लिए ये ज़रूरी रहता है। सो वो प्रोडक्ट स्लग भी हमें चाहिए होगा यहाँ पर, तो इसको भी लिख देते हैं। एंड इसी के साथ में प्राइस एक चाहिए हमें, प्रोडक्ट की प्राइस, राइट। अब प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर ना एक चीज़ हमें समझनी होगी कि देखिए इस पर्टिकुलर अगर प्लेटफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं तो इसके अंदर वेरिएशन के हिसाब से देखिए प्राइस चेंज नहीं हो रही है। अगर आप ब्लैक वाइट जो भी करोगे, साइज़ कोई भी लोगे तो प्राइस तो सेम ही दिख रही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर बिजनेस यूज़ केस के लिए हमें प्राइस को डायनामिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए कोई भी सिस्टम डिज़ाइन या फिर कोई भी आप डिज़ाइन करते हो प्लेटफॉर्म, तो उसके अंदर बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसीजंस लेते हो, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे केस में एक चीज़ हमें पता चल रही है, हम लिख भी देते हैं उसको कि एक कंडीशन ये है हमारे इस केस में कि कंडीशन प्राइस इज़ द सेम फॉर ईच वेरिएंट्स, राइट। इसको हम लिख देते हैं, ये बाद में मतलब अभी यूज़फुल होगा हमारे लिए, इसलिए हमने यहाँ पर प्राइस फील्ड अलग से लिखा है, किसी भी वेरिएंट से इसको हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में डिस्क्रिप्शन हमने देखा था, डिस्क्रिप्शन एक फील्ड हमें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। इसी के साथ में स्टेटस हमें चाहिए, प्रोडक्ट का स्टेटस। ये बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। मे बी हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं लेकिन अभी हम उसको पब्लिश नहीं करना चाहते हैं तो उसको ड्राफ्ट स्टेटस में हम रखते हैं, तो ये एक फ्लैग ज़रूरी होता है, तो स्टेटस फ्लैग यहाँ पर रखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है वेरिएशंस। ओके, वेरिएशंस जो है ना, अब इसको स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक कोई परफेक्ट तरीका नहीं है, अगेन ये डिपेंड करता है इस बिजनेस यूज़ केस के ऊपर। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि जो वेरिएशंस है ब्लैक एंड वाइट जो है, और इसके अंदर मीडियम लार्ज, तो इसके अंदर देखिए कॉम्बिनेशंस है। आप कॉम्बिनेशन देख पा रहे हो, जैसे कि ये वाइट टी-शर्ट है एंड लेट्स से कि मीडियम साइज़ जो है उसको चूज़ किया है, तो ये वाइट टी-शर्ट एंड मीडियम साइज़, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये एक वेरिएंट हो गया बेसिकली, राइट। इसी तरह से अगर आप देखोगे वाइट टी-शर्ट एंड मीडियम, वाइट एंड लार्ज, वाइट एंड एक्स्ट्रा लार्ज, वाइट एंड 2XL, तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? सिंपल सा मैथ है यहाँ पर, 2 × 4, 8 कॉम्बिनेशंस हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम चाहो तो अलग से भी स्टोर कर सकते हैं कि हमारे पास कलर्स जो हैं, देखिए हम ऐसे कर सकते थे कुछ, यहाँ पर अगर हम ऐसे करते थे कलर्स एंड मे बी कलर्स, ये कुछ लिस्ट बनाए हमने एरेज, एंड इसके अंदर ऐसे कर लिया वाइट एंड ब्लैक, इस तरह से भी कर सकते थे। साइजेस के लिए हम ऐसे कर सकते थे, साइजेस एंड यहाँ पर कर दिया M, XL वगैरह वगैरह, राइट, ऐसे हम कर सकते थे। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखना, अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो इमेज चेंज हो रही है, देखिए इमेज चेंज हो रही है ना।
साइज़ तो नहीं चेंज हो रही है बट इमेज चेंज हो रही है। इसका मतलब इस कलर का और इमेज का कुछ कनेक्शन होना चाहिए इस हमारे केस में। तो हम इसको अगर ऐसे अलग से अगर स्टोर करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो इमेजेस को कैसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक्चुअली। तो इसका मुझे जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना, एक चीज़ हम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो कलर्स है ऐसे अलग से हम स्टोर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको वेरिएंट्स नाम दे सकते हैं, राइट। और इस वेरिएंट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि हम मर्न स्टैक यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हम मोंगोडीबी यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है उसके अंदर इस तरह से आप जो जेसन डेटा है वो किया जाता है, मतलब प्रेफर किया जाता है। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं। मे बी आप एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे मे बी मल्टीपल टेबल्स हम बना सकते हैं, राइट। तो ये भी डिपेंड करता है कौन सा किस टाइप का डेटाबेस आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। हम यहाँ पर मोंगोडीबी यूज़ करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जो वेरिएंट्स नाम की जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर हम ये लिस्ट बेसिकली होगी, एंड हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना उसको हम वो एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो यहाँ पर हमने देखा था ना, हर एक कॉम्बिनेशन, मतलब वाइट टी शर्ट मीडियम साइज़, ये एक हो गया वेरिएंट, वाइट टी शर्ट लार्ज साइज़, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कलर, और यहाँ पर करते हैं मीडियम एंड साइज़, कलर मीडियम नहीं, कलर कलर ब्लैक करते हैं एंड साइज़ करते हैं मीडियम एंड याद है जो इमेज है वो कनेक्टेड है इस कॉम्बिनेशन से, तो इसकी इमेज हम अलग से स्टोर करेंगे। यहाँ पर इमेज का जो भी यूआरएल होगा, ब्लैक कलर का टी शर्ट बेसिकली जो मॉडल है वहाँ पर है ना, ब्लैक टी शर्ट पहन के, तो उस इमेज का यूआरएल हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर सेकेंड वेरिएंट हमें स्टोर करना है तो इसको कॉपी एंड पेस्ट, ये हमारा सेकेंड वेरिएंट में भी ये वाइट कलर टी शर्ट है, साइज़ एक्सेल हो सकती है एंड इमेज यूआरएल इसका, राइट। इस तरह से जितने भी वेरिएंट्स हैं हमारे, जितने कॉम्बिनेशंस हैं वो हम इस तरह से स्टोर कर रहे हैं। अभी एक बात यहाँ पर आपको समझनी है कि चीज़ें आपको एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं करनी है। हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर बिजनेस की यूज़ केस है, इसकी वजह से हमें इस तरह से चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है। मे बी बिजनेस यूज़ केस दूसरी हो सकती है, मे बी साइज़ के हिसाब से भी आपको इमेजेस चेंज करनी है, मे बी साइज़ के हिसाब से आपको प्राइसेस चेंज करनी है, तो प्राइसेस को आपको यहाँ से हटाकर मूव करना पड़ता था इसके अंदर। या फिर लेट्स से कि अभी हमारे पास 2-3 ही एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं क्या बोलते हैं इसको, वेरिएंट्स, ये हाँ एट्रीब्यूट्स ही बोलते हैं, वेरिएंट के एट्रीब्यूट्स 2-3 ही हैं। कभी कभी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर ना बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपने अगर कभी कोई मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप का ई कॉमर्स एप्लीकेशन देखा होगा तो उसके अंदर स्पेक्स होते हैं, मॉडल होता है, ये होता है, कलर होता है और कितनी चीज़ें होती है उसके अंदर, वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो उस केस में भी ये ऑप्शन जो है ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं होगा, वहाँ पे हमें दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो ये एक चीज़ को आपको समझना है। अब इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, देखिए यहाँ पर ये इमेज चेंज हो रही है अगर कलर चेंज करते हैं, लेकिन इसी के साथ में और भी इमेजेस है, देखिए 1 2 3 4 और इमेजेस है इस प्रोडक्ट से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ऐसी कुछ इमेजेस है जो कि कॉमन है, डायनामिकली चेंज नहीं होगी, वो स्टैटिक है उस प्रोडक्ट के लिए। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको भी स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर इमेजेस नाम का एक फील्ड बना सकते हैं अलग से, जिसके अंदर जो सारी इमेजेस है जो कॉमन है, चेंज नहीं हो रही उस प्रोडक्ट के लिए, उनको हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो ये है, आई थिंक अभी के लिए इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए होगी हमारे यूज़ केस के हिसाब से। अगर फ्यूचर में कुछ ऐड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप फ्यूचर में जाके कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सब चीज़ें पॉसिबल है, राइट। सो अभी के लिए इतना ही है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल है ये रेडी है, इसके अंदर जस्ट आपको ये डिसाइड करना होगा अभी कि किस टाइप का ये फील्ड होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल मोंगोडीबी की आईडी होती है,
वो यहाँ पर होगी। और नेम ये तो हमारा टेक्स्ट ही होगा, राइट, टेक्स्ट कर लेते हैं या फिर स्ट्रिंग इसको कर लेते हैं। ये जो स्लग है ये भी स्ट्रिंग ही होगा नॉर्मल, राइट। अब प्राइस जो है ना, प्राइस हम इसको नंबर रख सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो होती है वो नंबर के अंदर हम रखते हैं यूजुअली, राइट। तो ये प्राइस यहाँ पर हो गई। डिस्क्रिप्शन जो है ये स्ट्रिंग होगी। स्टेटस जो है ये भी हम स्ट्रिंग ही रख सकते हैं बेसिकली, ड्राफ्ट और पब्लिश्ड इस तरह से स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गई। और इसके अंदर हमने ऑलरेडी देखा है कि इसका टाइप क्या है। देखिए ये भी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, एंड ये इमेज जो है ये भी स्ट्रिंग है। और ये खुद जो वैल्यू है ये एक लिस्ट है, ठीक है। MongoDB के अंदर इस तरह से हम एरेज स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट स्टोर कर सकते हैं। इमेजेस जो है ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये मैं सूडो कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं है, ना ये टाइप स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, बट ये सूडो कोड है, ठीक है। सो ये इसके टाइप्स है। और इस तरह से हमारा जो पहला प्रोडक्ट मॉडल है उसका प्लानिंग कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारा डेटाबेस का ये एक कलेक्शन, हम MongoDB करते हैं तो हम कलेक्शन बोलते हैं इसको, या फिर हाँ कलेक्शन ही बोलते हैं, टेबल नहीं बोलते। हम SQL डेटाबेसेस के अंदर टेबल बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो एक बार ना जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। तो फ्रंट एंड है हमारे पास, उसके ऊपर हमें प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे बैकएंड के ऊपर, बैकएंड हमारा MERN स्टैक है तो Express.js का बैकएंड होगा। सो इसके अंदर हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे, /products गेट रिक्वेस्ट होगी वो, क्योंकि हमें डेटा गेट करना है। और यहाँ पर ये जो बैकएंड है वो बैकएंड अपना डेटा स्टोर करेगा डेटाबेस के अंदर, और डेटाबेस के अंदर होगा एक प्रोडक्ट कलेक्शन, इसको हम प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, बेसिकली कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंड उसके अंदर ये सारे फील्ड्स हैं। अगर इसको फेच करते हैं तो हम यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर पाएंगे, राइट। सो ये है हमारा पहला फीचर, और इस तरह से हम इसको प्लान करते हैं। अब इसको नेक्स्ट इसके स्टेप ये है कि इसको आपको इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, इसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। जैसे कि यहाँ पर फ्रंट एंड है तो आप यहाँ से शुरू करिए, फ्रंट एंड का एक प्रोजेक्ट सेटअप करिए, उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट कार्ड वगैरह है उसको दिखाइए। थोड़ी देर के लिए आप स्टैटिक कोई एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, स्टैटिक डेटा। और फिर बैकएंड बनाइए, बैकएंड का एक प्रोजेक्ट बनाइए, सेटअप करिए, उसके अंदर ये एंड पॉइंट बनाइए, डेटाबेस का मॉडल बनाकर उसके अंदर ये जो डेटा है उसको आप क्या कर सकते हो, मैनुअली डाल सकते हो। अभी कोई भी क्रिएट वाला फीचर नहीं हमारे पास अभी तक। अब जस्ट जेसन MongoDB के अंदर हम डाल सकते हैं, मैनुअली उसको सीड कर सकते हो, एंड देन उसको ये जो एंड पॉइंट है उसको इंटीग्रेट करिए फ्रंट एंड से, और देखिए आपके प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। सो ये फीचर है। और थोड़ा सा देखिए, अगर हम विदाउट प्लानिंग इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकते थे। मतलब आइडिया नहीं होती कि कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। तो इस तरह से जब भी हम प्लान करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइज्ड होती है और हमारा टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट हो जाता है बाकी चीज़ों में, राइट। सो ये है हमारा पहला फीचर। और हाँ, इसके अंदर और एक चीज़ देखिए, हमने ये देखा कि लिस्ट कैसे करते हैं। अब ये सिंगल प्रोडक्ट कैसे गेट करना है, तो ये बेसिकली क्या है, देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम देखते हैं, इसके अंदर ये लिस्ट है और उसको क्लिक करने के बाद URL चेंज हो रहा है। देखिए URL अगर आप देखोगे ध्यान से, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ URL। तो इसके अंदर देखिए URL ये अभी यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज हो चुका है, राइट। ये पर्टिकुलर यहाँ पर URL ध्यान से देखिए, यहाँ पर डोमेन नेम है एंड देन वी हैव प्रोडक्ट्स, एक URL बेसिकली हमने एक रखा हुआ है। एंड उसके बाद ये जो देख रहे हो आप, ये स्लग है, राइट। एक बार देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ, बैक चलते हैं तो ये मेन डोमेन है। इसके ऊपर इसको अगर हटाया दिया जाए, ये कुछ ID है, ये मेन डोमेन है, मतलब होम पेज है। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करते हैं तो URL कुछ ऐसे दिखता है। देखिए डोमेन है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ये स्टैटिक
बेसिकली यूआरएल का एक सेगमेंट है, एंड उसके बाद यहाँ पर स्लग है। तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि जब भी आप इस पेज के ऊपर जाते हो, तो आप फ्रंट एंड बना रहे हो, तो हम रिएक्ट नेक्स्ट जो भी आप यूज़ करोगे उसके अंदर क्या हो जाएगा कि आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करोगे जब भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, और फिर वहाँ पर क्या करना है, आपको एक बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट करनी है एक सिंगल प्रोडक्ट गेट करने के लिए। देखिए, जब भी आप पेज के ऊपर आओगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आप क्या करते हो, ये जो स्लग है ये डायनामिक पैरामीटर है यूआरएल के अंदर। तो जहाँ से क्लिक कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप वो यूआरएल के अंदर ऐड करते हो। तो जैसे यहाँ पे आ जाओगे तो पहला काम ये करते हो आप कि यूआरएल से ये जो डायनामिक पैरामीटर है उसको गेट करते हो और एक बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजते हो कि मुझे वो प्रोडक्ट देना जिसका स्लग ये है। ठीक है, सो ये आइडिया है। सो मैं वापस आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे ये कोई बटन क्लिक करेगा बाय नाउ का नहीं, इसके अंदर इस प्रोडक्ट को कोई भी बटन क्लिक करेगा तो ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ से देन हम एक रिक्वेस्ट करेंगे बैकएंड के ऊपर, एंड ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे जो भी स्लग है वो सेंड करेंगे हम। तो बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर जाएगा और जो स्लग हमने भेजा हुआ है उस स्लग का जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करेगा, और फिर आप उसको सिंगल पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। राइट, दोनों पेजेस हमारे अभी रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर ये जो एरोज़ है उसको वाइट कर लेते हैं। ये भी कभी कभी ज़रूरी होता है, जब भी आप डायग्राम्स बनाते हो तो कोशिश करिए कि वो थोड़े से एस्थेटिक दिखे, इससे आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है ये वाला, यूज़र कैन ऐड प्रोडक्ट टू द कार्ट। ठीक है, इसको आपको लेके आना है यहाँ पर, और इसके ऊपर अभी हम काम करेंगे। सो ये हमारा सेकंड फीचर है। यहाँ पर करते हैं 2, ये सेकंड फीचर है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा हुआ है कि यहाँ पर हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्ट के अंदर चीज़ें ऐड हो रही है, जो कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड राइट साइड में यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। देखिए, कार्ट के अंदर जो भी है यहाँ पर आपको दिखेगा। राइट, सो इस चीज़ को करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको अभी हमें देखना है। सो उसके लिए वापस चलते हैं, एंड यहाँ पर ये 2 चीज़ें लेते हैं पहले। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, एंड आई थिंक अभी एरो हमें नहीं चाहिए, अभी के लिए एरो हटा देते हैं। सो अभी आइडिया क्या है बेसिकली कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स है सारे, उनके ऊपर ये एक बटन है ऐड टू कार्ट। सो यहाँ पर इस तरह से, एंड जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कार्ट अपडेट हो रहा है बेसिकली हमारा, यहाँ पर कार्ट का आइकॉन है हमारा। राइट, और इसी के साथ में ये एक बटन है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर एक बाय नाउ का बटन होता है डायरेक्टली, और एक ऐड टू कार्ट बटन है। लेट्स से कि ये ऐड टू कार्ट बटन ही है, तो यहाँ पे क्लिक करो या फिर इस बटन के ऊपर क्लिक करो, तो वो जो प्रोडक्ट है हमारे कार्ट के अंदर ऐड होना चाहिए। ये फीचर है बेसिकली। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि फ्रंट एंड हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, प्रोटोटाइप। राइट, अभी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म करनी होगी। पहला ये क्वेश्चन हमें पूछना है कि ये जो कार्ट का डेटा है ये कहाँ पे स्टोर होगा। राइट, कहाँ पे स्टोर होगा, वेयर टू स्टोर द कार्ट प्रोडक्ट्स, ये है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, ये डिपेंड करता है अगेन हमारे बिजनेस केस के ऊपर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो कार्ट होता है इसको हम क्या करते हैं, ये जो लोकल स्टोरेज होता है ना ब्राउज़र के अंदर, इसके अंदर ना एक लोकल स्टोरेज होता है बेसिकली। यहाँ पर लोकली हम ये ऐसे कर लेते हैं। तो जो भी कार्ट के अंदर आइटम्स, जो प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं ना, हम लोकल स्टोरेज के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। राइट, मेजॉरिटी जो प्लेटफॉर्म से यही करते हैं। बट अभी ये क्वेश्चन है, देखिए, बिजनेस की यूज़ केस ये हो सकती है कि आपने बहुत बार देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन के ऊपर जाते हो और आपने लैपटॉप खोला है, लैपटॉप के अंदर से जाके आप किसी प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड करते हो, और फिर थोड़ी देर के बाद मोबाइल में वही ऐप यूज़ करते हो, और उसके अंदर देखते हो कि जो लैपटॉप के अंदर से जो आपने कार्ट के अंदर ऐड किया था आइटम, वो आपको इसके अंदर भी दिख रहा है।
राइट। मतलब मल्टी डिवाइस के अंदर अगर उसको एक्सेस करके देना है आपके कार्ट को, तो उस केस में यहाँ पर जो लोकली हम स्टोर कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें जो कार्ट है उसको हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ताकि मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो एक डेटाबेस को एक्सेस करके दोनों जगह पर सिंक करें, राइट। सो यहाँ पर अभी के लिए क्या करते हैं ना, लेट्स से कि लोकल स्टोरेज है हमारे पास, राइट। और लोकल स्टोरेज के साथ में लेट्स से कि हमारे बिजनेस केस ऐसी है कि हमें मल्टीपल डिवाइस के ऊपर सपोर्ट चाहिए, उसका मतलब सिंक करना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, स्टोर इन डेटाबेस भी करेंगे, राइट। और ये करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा डेटाबेस, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। सो अभी हमें ये चीज़ें यहाँ पर चाहिए होगी, तो मैं इसको लेके आता हूँ एंड यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा है बैकएंड। सो यहाँ पर लाते हैं एंड यहाँ पर करते हैं बैकएंड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करेगा बटन के ऊपर, तो हमें क्या करना है, बैकएंड के ऊपर एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है एंड बैकएंड के ऊपर वो जो कार्ट है उसका यूज़र का क्रिएट करना है एंड फिर बैकएंड हमारा क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर वो कार्ट जो है उसको स्टोर करेगा, राइट। इस तरह से हमारा काम होगा। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि डेटाबेस के अंदर स्टोर तो करेंगे, लेकिन बाद में रिट्रीव कैसे करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि ये किस यूज़र का है। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए उस कार्ट के अंदर कि ये कार्ट किस यूज़र का है। इसका मतलब वो यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन की यहाँ पर ज़रूरत है, राइट। तो ये एक चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम, जो कार्ट है हमारा वो कैसे दिखेगा उसके बारे में थोड़ा सा प्लान करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड और यहाँ पर इसका डेटाबेस मॉडल बनाते हैं, डेटाबेस मॉडल इस तरह से। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए 3 चीज़ें आपको याद थी पहले। यहाँ पर हमें क्या चीज़ें करनी थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो है ज़रूरी है हमारे लिए। सो यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं एंड सबसे पहले हमें करना है फाइंड द एंटिटी। एंटिटी क्या है हमारे केस में, कार्ट। कार्ट है ना, कार्ट स्टोर कर रहे हैं तो कार्ट एंटिटी हो गई। रिलेशनशिप्स है क्या, रिलेशनशिप्स है। देखिए जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था ना यहाँ पे कि यूज़र की आईडी यहाँ पर चाहिए हमें, ताकि हम उसको मतलब कनेक्ट कर पाए यूज़र से किसी, राइट। इसका मतलब कार्ट और यूज़र का यहाँ पर कनेक्शन है, उनके बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं लिखता हूँ यस, यूज़र आईडी जो है, यूज़र बेसिकली हमारा रिलेशन है कार्ट का और रिलेशन का। अब यूज़र हमारे पास नहीं है टेबल, राइट, यूज़र टेबल नहीं है। अब यूज़र टेबल भी हमें यहाँ पर बनाना होगा, कलेक्शन, ठीक है। टेबल और कलेक्शन मैं दोनों बोलते रहूँगा, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही है दोनों हमारे इस केस में। सो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी मैं इसके अंदर बताता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है, हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, तुरंत बनाना शुरू कर देते हैं पहले दिन से ही। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी फीचर आपको बिल्ड करना है ना, उसको तभी बिल्ड करिए जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक हमें यूज़र की ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं बिल्ड किया, लेकिन अभी इस टाइम पर हमें यूज़र की ज़रूरत है, तो अभी अगर हम बनाते हैं तो ये बढ़िया होगा, क्योंकि हमें एडवांस में हम बहुत सारे फीचर्स डेवलप करते हैं, शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे ही टाइम ख़राब हो जाता है, राइट। सो ये है यूज़र रिलेशन, यूज़र टेबल की हमें ज़रूरत है, उसको भी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। बट अभी के लिए इसके ऊपर फोकस करते हैं, एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे कार्ट के अंदर। क्या होगा, सबसे पहले तो कार्ट की आईडी होगी, जो कि स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रिंग ही होगी, राइट। स्ट्रिंग नहीं, एक्चुअली ये मोंगोडीबी की स्पेशल आईडी होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, कार्ट मतलब और कुछ नहीं होता, ये जस्ट लिस्ट होती है प्रोडक्ट्स की, राइट। सो यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट्स, इस कार्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये हो गया। इसी के साथ में और क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा, कार्ट के अंदर और क्या होता है। कार्ट के अंदर यूज़र आईडी होगी, क्योंकि कनेक्शन हमें करना है ना। तो हम कनेक्शन बेसिकली कैसे करते हैं कि अगर इस कलेक्शन को अगर किसी टेबल से कनेक्ट करना है या फिर किसी कलेक्शन से कनेक्ट करना है, तो उस कलेक्शन की, उस डॉक्यूमेंट की आईडी यहाँ पर हम डालते हैं। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। हमें वैसे भी चाहिए ये वाला एक दूसरा वाला यूज़र के लिए, यूज़र एंटिटी है ये, और इसके अंदर रिलेशन जो है अभी के लिए मे बी कार्ड के साथ में रिलेशन है, लेकिन कार्ड के अंदर ऑलरेडी हमने यूज़र का रिलेशन जो है उसका कनेक्शन दे दिया है, तो यहाँ पर हमें देने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको नॉट अवेलेबल करते हैं। एंड एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या करेंगे, यूज़र का नाम हो सकता है, यूज़र का ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, और भी कुछ फील्ड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है ना ये इतने ही फील्ड्स रखते हैं। अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे, राइट। सो अब देखिए यूज़र की आईडी यहाँ पर है, इसका मतलब ये यूज़र आईडी जो है उसका कनेक्शन यहाँ पर हम दे सकते हैं, मतलब ये एक तरह से कनेक्शन बन गया। देखिए यहाँ पर ये है, ये जो यूज़र आईडी है ना ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस आईडी से, ठीक है। सो देखिए ये कनेक्शन बेसिकली ये बना है, रिलेशनशिप है, ठीक है। जब भी इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो ये चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी, बट अभी के लिए आपको बस डेटाबेस का मॉडल समझना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस केस में। तो देखिए ये रहा हमारा डेटाबेस का मॉडल, और इस केस में इस फीचर के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि आपको एक मॉडल नहीं, मे बी एक फीचर के लिए मल्टीपल डेटाबेस मॉडल्स बनाने की ज़रूरत पड़े, पॉसिबिलिटी है। तो ये हुआ हमारा सेकंड फीचर। तो यहाँ पर काम कैसे होगा, थोड़ा सा जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। तो फ्रंट एंड के ऊपर जैसे कोई यूज़र ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम एक बैक एंड पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लेट्स से ऐड टू कार्ट, ऐसे रिक्वेस्ट हो सकती है, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी क्योंकि बैक एंड के ऊपर हम इसको स्टोर कर रहे हैं, या फिर ये पुट रिक्वेस्ट भी हो सकती है, या फिर एक पैच रिक्वेस्ट भी हो सकती है क्योंकि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कार्ड के अंदर ऑलरेडी 2 आइटम्स है और एक हम ऐड कर रहे हैं, राइट। और फिर बैकएंड क्या करेगा, डेटाबेस जो है इसका, ये डेटाबेस के अंदर जाके वो जो कार्ट आइटम है उसको ऐड करेगा। ये है वो, ये है हमारा ये वाला फीचर, एंड इसको अभी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर करना है। सो ये भी फीचर हमारा अभी रेडी हो चुका है। सो अभी देखिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की और यूज़र बनाने की बात अगर आ ही चुकी है, तो एक काम करते हैं उसको भी देख लेते हैं कि वो कैसे करेगा काम। सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं हमारे एक स्क्रीन को। सो लेट्स से कि यहाँ पर हाँ एक काम करते हैं, देखिए नया फीचर यहाँ पर आ चुका है, राइट। यहाँ पर जो प्लान नहीं था बट अभी आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डाल देते हैं ऑथेंटिकेशन। तो ऐसे जो प्लान्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। मे बी एक फ़ीचर के अंदर पहले हमें आइडिया नहीं थी कि ये चीज़ आएगी, लेकिन बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम जो नया फ़ीचर है वो एक ब्लॉकर की तरह बन जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। सो ऑथेंटिकेशन है 3 नंबर का फ़ीचर, उसको देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। सो ये है ऑथेंटिकेशन, और ये है हमारा 3 नंबर का फीचर, राइट। यहाँ पर लाते हैं। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हमारे पास ये इस तरह से एक स्क्रीन होगी, और इसके अंदर क्या होगा, लेट्स से कि ये URL है, और यहाँ पर एक रजिस्टर करने की स्क्रीन होगी बेसिकली, राइट। यहाँ पर लॉगिन एंड पासवर्ड हम डाल सकते हैं, देखिए इस तरह से। एंड ये बटन हो सकता है कि जहाँ पर हम सबमिट करें रजिस्टर, राइट, इस तरह से हो सकता है। सो ये बेसिकली हमारी रजिस्टर स्क्रीन है, ठीक है। रजिस्टर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो लॉगिन एंड पासवर्ड, लेट्स से कि ये दोनों की मदद से हम रजिस्टर कर रहे हैं। सो हमारे पास क्या होगा, बैकएंड एंड डेटाबेस है। सो इसको दोनों को लेके आते हैं यहाँ पर, एंड इस केस में देखिए कैसे होगा, यहाँ से हम फ्रंट एंड से क्या करेंगे, बैक एंड के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे। इसके अंदर हम लेट्स से कि ये एंड पॉइंट हमने बनाया है रजिस्टर इस तरह से, एंड इसके अंदर हमें ईमेल एंड पासवर्ड सेंड करना होता है, राइट। सो जैसे ईमेल और पासवर्ड हम सेंड करेंगे तो बैक एंड के ऊपर बेसिकली क्या होता है, बैक एंड के ऊपर बैक एंड जो है डेटाबेस के अंदर एक यूज़र क्रिएट करता है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स चेक करेगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, क्योंकि वो यूनिक होना चाहिए, राइट।
तो अगर मतलब नहीं एग्जिस्ट करता है तो एक नया यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, और यूज़र मतलब और कुछ नहीं, ये वाला है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये देखिए, हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर नेम फील्ड हमें चाहिए होगा। सो मे बी 3 फील्ड्स हम सेंड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सो यहाँ पर करते हैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये 3 चीज़ें हम सेंड कर रहे हैं। तो ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद ये जो बैकएंड है ये क्या करेगा, ये एक JWT टोकन जनरेट करेगा, ठीक है। अब JWT टोकन हमें ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए होता है। अगर आपको नहीं पता है JWT टोकन क्या है, तो ये वीडियो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा लिंक, जहाँ पर हमने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ऑथेंटिकेशन काम करता है, राइट। सो जैसे JWT टोकन आ जाएगा, ये यहाँ से रिटर्न करेगा JWT टोकन, और उस JWT टोकन को हम स्टोर करते हैं हमारे फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। वो कुकी के अंदर हो सकता है या फिर लोकल स्टोरेज के अंदर हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके यूज़ केस के हिसाब से। सो लेट्स से कि लोकल स्टोरेज के अंदर हमने यहाँ पर इसको स्टोर कर दिया, और फिर उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट होगी उसके साथ में हम JWT टोकन सेंड करते हैं, जिससे बैकएंड के अंदर आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो उस टोकन की मदद से, राइट। सो ये है बेसिकली रजिस्ट्रेशन का फ्लो। एंड अगर आपको लेट्स से कि लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, लॉगिन का बेसिकली एक पेज बना सकते हो आप, राइट। लॉगिन का एक पेज बना दिया जिसके अंदर ईमेल एंड पासवर्ड आप डालोगे, एंड ईमेल एंड पासवर्ड डाल के यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी आपकी उसी बैकएंड के ऊपर। सो लेट्स से कि यहाँ पर ये है एंड पॉइंट एक बनाओगे आप लॉगिन, ये पोस्ट एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। पोस्ट मेथड यहाँ पर HTTP की हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसके अंदर, और इसके अंदर आपको सेंड करना है बस ईमेल एंड पासवर्ड जो आपका रखा हुआ है आपने, राइट, इस तरह से। एंड यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आपका ईमेल और पासवर्ड जो है उसको मैच किया जाएगा डेटाबेस के साथ में। अगर वो मैच होता है तो आपको एक JWT टोकन अगेन क्रिएट करके वापस भेजा जाता है, जिसको आप अगेन आपके लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हो, राइट। सो ये बेसिकली एक सिंपल ऑथेंटिकेशन का फ्लो है। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपके डेटाबेस के अंदर एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा और उसकी एक ID होगी, राइट, MongoDB ID जो है। तो वही ID एक्चुअली आपको यहाँ पर देना है। जब भी आप ये कार्ट जब भी हम ऐड कर रहे थे ना, तो वही ID एक्चुअली चाहिए आपको, और वो आपके JWT टोकन के अंदर से भी आप गेट कर पाओगे वहाँ पर जहाँ पर आपको डालने की इसको ज़रूरत पड़े, राइट। सो ये कुछ ऐसे काम करेगा। देखिए, ये हमारा ऑथेंटिकेशन का फ्लो है। सो अभी आपको क्या करना है, इसको कोड करना है। इम्प्लीमेंट आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो आपकी यहाँ पर रेडी है इस फीचर के लिए, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देके देखिए, हम कोई भी कोड डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से हर एक फीचर को प्लान कर रहे हैं, और ये आपको करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर कौन सा है। देखिए, नेक्स्ट फीचर है बेसिकली हमारा ये वाला, यूज़र कैन प्लेस एन ऑर्डर। ओके, यहाँ पर लेके आते हैं इसको एंड पेस्ट करते हैं। ये है 4th फीचर हमारा, यूज़र कैन प्लेस एन ऑर्डर। और अब इसके अंदर कैसे काम होगा इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना है। एक बार साइट के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए, यहाँ पर अगर ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये एक मॉडल ओपन हो रहा है, और यहाँ से हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। देखिए, ये एक बटन है, यहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर चलते हैं यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, 2 जगह से। या फिर यहाँ पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हो कार्ट जो है। तो मल्टीपल जगह से हम इसको परचेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक काम करते हैं, ये मैं इसको लेके आता हूँ, इसकी ज़रूरत होगी हमें। यहाँ पर लाते हैं एंड यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पर एक बटन है हमारा, ये डिटेल प्रोडक्ट डिटेल पेज है, यहाँ पर है ये वाला बटन, ठीक है, बाय बाय बाय, ऐसे बाय नहीं, बाय इस तरह से,
ऐसा है। या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर ये हो सकता है बाय का बटन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये होता है। अब यहाँ पर जैसे ही प्लेस ऑर्डर करते हैं तो अब क्या होने वाला है, क्या सीन है इसके अंदर, बैकएंड चाहिए, क्या डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस के अंदर कोई हमें कलेक्शन चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा फिगर आउट कर लेते हैं। सो डेफिनेटली अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो हमें बैकएंड चाहिए, और ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन चाहिए, राइट। सो एक काम करते हैं, बैकएंड एंड डेटाबेस को लेके आते हैं। सो ये आ गया, यहाँ पर बैकएंड एंड डेटाबेस दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए। सो यहाँ से बेसिकली हम रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये एक एंड पॉइंट होगा, ठीक है। फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हम रेस्ट एपीआईज एंड पॉइंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मे बी प्लेस ऑर्डर ऐसा एंड पॉइंट हो सकता है, पोस्ट एंड पॉइंट बैकएंड के ऊपर सेंड करेंगे। एंड देन यहाँ पर हमारा जो बैकएंड है डेटाबेस के अंदर जो ऑर्डर है उसको क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि डेटाबेस के अंदर ये मॉडल कैसे दिखेगा। तो मैं जल्दी से इनको लेके आता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पर। सो लेके आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे केस में एंटिटी कौन सी है, ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑर्डर एंटिटी है। रिलेशन, कोई रिलेशन है इसके अंदर, हमें कोई भी ऑर्डर जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए ना कि ये ऑर्डर किस यूज़र की है। इसका मतलब उस ऑर्डर का और यूज़र का रिलेशन है, कनेक्शन तो चाहिए हमें। तो लेट्स से कि यही है यूज़र जो है वो रिलेशन है, तो इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कौन से हमें चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हमें सोचना होगा। क्या लगता है आपको, एक ऑर्डर के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? सबसे पहले तो आईडी होती है, मोंगोडीबी की आईडी यहाँ पर हो गई। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। या फिर और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए, या तो आप इस तरह से प्रोडक्ट्स अलग से कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कार्ट आईडी भी दे सकते हो, क्योंकि कार्ट के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है और कार्ट हमारे पास एक कलेक्शन ऑलरेडी है। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपका कार्ट अगर आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करोगे, क्योंकि वो एक ऑप्शनल यूज़ केस थी, राइट। चाहो तो आप लोकली सिर्फ स्टोर कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर अगर एक्सेस चाहिए तो डेटाबेस के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑर्डर के अंदर जो ऑर्डर डॉक्यूमेंट बनेगा हमारा, उसके अंदर या तो आप प्रोडक्ट की लिस्ट अलग से रखो, या फिर जो कार्ट हमारा क्रिएट हुआ है उस यूज़र का, उसकी आईडी यहाँ पर दे सकते हो। तो हमारे पास दो रिलेशंस हो सकते हैं, एक यूज़र है, एक कार्ट है, कार्ट आईडी। दो टेबल से ये वाला टेबल कनेक्टेड हो सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी चाहिए हमें, ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर है किस यूज़र ने प्लेस की है, तो उसकी ये यूज़र आईडी यहाँ पर चाहिए। उसके बाद हमें स्टेटस चाहिए, ऑर्डर का स्टेटस। क्या ऑर्डर का स्टेटस होता है? मे बी यहाँ पर हो सकता है रिसीव्ड ऑर्डर का स्टेटस हो सकता है, आउट फॉर डिलीवरी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है शिफ्ट हो सकता है। ये चाहिए होगा ना, क्योंकि जो याद है एंड यूज़र जो है उसके डैशबोर्ड के अंदर उसको ट्रैक कर रहा है कि क्या है मेरे ऑर्डर का स्टेटस, तो ये यहाँ पर है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट भी होता है इसके अंदर, तो पेमेंट का स्टेटस हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या स्टेटस हो सकता है, मे बी पेंडिंग हो सकता है, राइट, पेमेंट अभी तक यूज़र ने किया नहीं, पेंडिंग हो सकता है। मे बी फेल्ड हो सकता है, पेमेंट करने गया था लेकिन फेल हो गया, या फिर सक्सेस हो सकता है, तीनों में से एक हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पर ऑर्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ में हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, कहाँ पे ये शिप करना है प्रोडक्ट, इस ऑर्डर के अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ में और क्या चाहिए होगा हमें, देखिए यहाँ पर पेमेंट भी अगर इन्वॉल्व है, इसका मतलब हम कोई पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर पेमेंट आईडी स्टोर करते हैं, मतलब पेमेंट गेटवे के अंदर जो हमारी ऑर्डर क्रिएट होती है उसका रेफरेंस अगर यहाँ पर रखते हैं, तो मे बी जब भी हमें रिफ़ंड करना होगा या फिर कुछ ऑपरेशन करना होगा उन मतलब पेमेंट गेटवे के साथ में, तो उसका रेफरेंस हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो पेमेंट आईडी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं जो कि पेमेंट गेटवे हमें रिटर्न करता है, राइट। तो अभी के लिए मुझे तो इतना ही मतलब
लग रहा है कि यही फील्ड्स हमें चाहिए, तो फ्यूचर में अगर और कुछ चाहिए होगा तो हम बाद में ऐड करेंगे, अभी के लिए इतना ही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लेस ऑर्डर का फ्लो कैसे होगा, कैसे पेमेंट होगा, किस ऑर्डर में ये सारी चीज़ें होती है, कब ऑर्डर क्रिएट होती है। तो इसको थोड़ा सा ना हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स है हमारे इस फ्लो के अंदर, राइट। हमारे पास फ्रंट एंड है, हमारा फ्रंट एंड के साथ में हमारे पास कौन है, और हमारा बैक एंड है, और बैक एंड के साथ में और कौन है हमारे पास, पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे जो भी थर्ड पार्टी, स्ट्राइप या फिर रेजर पे, जो भी पेमेंट गेटवे आपको यूज़ करना है वो भी इसके अंदर है, इस रोल के अंदर, राइट। तो अभी एक काम करेंगे, यहाँ पर ना एक सीक्वेंस डायग्राम हम बनाएंगे। सीक्वेंस डायग्राम मतलब आपने देखा होगा कुछ इस तरह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ना ऐसे एक चीज़ होती है, देखिए इस तरह से किया जाता है, एक लाइन होती है इस तरह से, यहाँ पे भी होती है एंड यहाँ पे भी, देखिए इस तरह से। एंड यहाँ पर एक ऑर्डर में मतलब दिखाया जाता है कि क्या फ्लो है बेसिकली। लेट्स से कि यहाँ से सबसे पहले फ्रंट एंड से यूज़र क्या करता है, प्लेस ऑर्डर का बटन क्लिक करता है, ठीक है। यहाँ पर करते हैं प्लेस ऑर्डर, इस तरह से यूज़र ने क्लिक कर दिया कि ऑर्डर प्लेस करनी है। तो बैकएंड के ऊपर हम क्या करते हैं, बैकएंड के ऊपर हम पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बेसिकली एक रिक्वेस्ट करते हैं एंड उसको एक सेशन क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। कुछ लोग इसको इंटेंट बोलते हैं या फिर अभी उसको सेशन बोला जाता है। तो पेमेंट गेटवे बेसिकली क्या करता है, एक अपने मतलब उसके साइड में एक ऑर्डर क्रिएट कर लेता है कि ये पेमेंट सेशन है, यूज़र इसको इवेंचुअली करने वाला है, मतलब ये पेमेंट करने वाला है, ठीक है, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। तो वो सेशन एक क्रिएट हो जाता है और वो सेशन हमें पेमेंट गेटवे जो है वो रिटर्न करता है, जिसके अंदर पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आईडी वगैरह, रेफरेंस, सारी चीज़ें होती हैं। ये सेशन हमें इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारे सर्वर के ऊपर ही इस टाइम पर हम जो ऑर्डर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इस डेटाबेस के अंदर जो ऑर्डर हमने एक बनाया ना कलेक्शन, उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ऑर्डर, क्योंकि इस टाइम पर हमारे पास क्या होगा, इस टाइम पर हमारे पास ये सारी चीज़ें होगी। देखिए पेमेंट आईडी आ चुकी है, एड्रेस यूज़र ने भेजा हुआ है, राइट। यहाँ पर देखिए पेमेंट स्टेटस जो है पेंडिंग यहाँ पर डाल देंगे इस टाइम, क्योंकि पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। स्टेटस रिसीव्ड डालेंगे क्योंकि ऑर्डर तो रिसीव हुई है, राइट। और यूज़र आईडी ऑलरेडी हमें, यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, इसका मतलब यूज़र आईडी भी हमें मिली है एंड कार्ट भी है कि क्या प्रोडक्ट्स है उसके अंदर। तो सारी चीज़ें हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट ऑर्डर एंड यहाँ पर जैसे कि हमने देखा पेमेंट का स्टेटस जो है वो पेंडिंग हम करके रखेंगे इस केस में। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करते हैं, हम बैकएंड से जो यूज़र की रिक्वेस्ट आई थी ना ये वाली, इसको हम रिडायरेक्ट कर लेते हैं, रिडायरेक्ट टू पेमेंट पेज। जो पेमेंट पेज होगा गेटवे के ऊपर, ठीक है, उनका पेमेंट पेज यहाँ पर इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसको कस्टम भी कर सकते हो आपके साइड में, लेकिन उसके लिए और भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस आपको चाहिए होते हैं। बट अभी के लिए सिंपल रखते हैं, हम पेमेंट गेटवे वालों का जो पेज होता है उसके ऊपर यूज़र को भेज रहे हैं, ठीक है। अब यूज़र जो है यहाँ पर पेमेंट अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट करेगा पेमेंट को, और जैसे ही यूज़र यहाँ पर सक्सेसफुल पेमेंट करता है तो यहाँ से ये पेमेंट गेटवे जो है ये यूज़र को फ्रंट एंड के ऊपर, हमारे फ्रंट एंड के ऊपर रिडायरेक्ट करता है। ये हम पेमेंट गेटवे जो भी सेटअप करते हैं ना, तभी हम बोलते हैं, गेटवे के अंदर सेटअप करते हैं कि सक्सेस पेज कौन सा है, पेमेंट सक्सेस होने के बाद कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो हमने ये फ्रंट एंड का यूआरएल दिया होता है वहाँ पर। तो सक्सेस पेज जो है यहाँ पर ये रिडायरेक्ट करता है। अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो हमारे पास एक फेल पेज होता है, पेमेंट फेल होने के बाद कौन सा पेज दिखाना है, तो वो यहाँ पर रिडायरेक्ट कर लेता है इसके ऊपर, राइट। अब
जैसे ये इसको रिडायरेक्ट करता है, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद पेमेंट गेटवे हमें एसिंक्रोनसली बाद में एक वेब हुक सेंड करता है। ये है वेब हुक, ठीक है, वेब हुक सेंड करता है। अब वेब हुक मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, वेब हुक मतलब और कुछ नहीं होता है, वो एक API एंड पॉइंट ही होता है जो कि हमारे बैकएंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारा एक API एंड पॉइंट जो है, ये पेमेंट गेटवे जो है वो कॉल करेगा और बोलेगा कि ये जो पेमेंट आपने करने के लिए बोला था ना, वो हो चुका है या फिर फेल हो चुका है, जो भी अपडेट है बेसिकली, राइट। सो मे बी यहाँ पर ये बोलेगा कि पेमेंट सक्सेस, ऐसे बोलेगा। इसके अंदर डेटा आएगा, पेमेंट ID वगैरह जो भी रेफरेंस है यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको लेके आते हैं। सो यहाँ पर अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पर अभी बैकएंड क्या करेगा, ऑर्डर को अपडेट करेगा, जिसके अंदर याद है पेमेंट का स्टेटस जो है उसको पेंडिंग कर रखा था, उसकी जगह पर ये सक्सेस या फिर फेल्ड जो है, जो भी स्टेटस है वो यहाँ पर अपडेट करेगा। तो इस तरह से ये पूरा फ्लो है। देखिए यहाँ पर वेब हुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेब हुक, पेमेंट गेटवे हमें वेब हुक से कॉल करके बाद में बताता है कि हाँ ये पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। फिर उसके हिसाब से हम हमारी जो ऑर्डर है उसको अपडेट करते हैं एंड स्टेटस अपडेट करते हैं। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद आप जो आगे की चीज़ें हैं वो कर सकते हो, जैसे कि ऑर्डर को डिस्पैच करना, मतलब आपके जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनको कांटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसके बाद हो सकती है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है, ये है हमारा ऑर्डर प्लेस का फ्लो, और इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करेगी, ठीक है। सो ये फीचर भी हमारा यहाँ पे प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप इसको क्या कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। देखिए इसको यहाँ पर लेके आते हैं एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करोगे इसको, देखिए काफ़ी सिंपल है, कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो इसको करिए, उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो कौन सा है। देखिए बहुत सारे फीचर्स अभी हो चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वाला है यूज़र कैन ट्रैक देयर ऑर्डर्स। ओके, यूज़र कैन ट्रैक देयर ऑर्डर्स, इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। सो ये आई थिंक 5th फीचर है हमारा। सो ये है हमारा 5th फीचर। अभी ये यूज़र कैन ट्रैक देयर ऑर्डर्स, ये काफ़ी सिंपल है। देखिए इसके लिए हमने जो आधा काम है ये ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। मैं इसको ही लेके आऊँगा यहाँ पर, ये जो चीज़ यहाँ पर हमने की है इसको लेके जाते हैं एंड यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यही बेसिकली ये सेम चीज़ हमें यूज़ करनी है इसके अंदर। सो जस्ट UI आपका अलग दिखेगा थोड़ा सा। सो इसको मैं हटा देता हूँ ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर ये लेट्स से कि ये ऑर्डर की लिस्ट है, आपकी हिस्ट्री बेसिकली, और इसके अंदर में भी हो सकता है ये जो है इसका स्टेटस है रिसीव्ड, इस तरह से हो सकता है। इसके अंदर में भी हो सकता है कि आउट फॉर डिलीवरी, ऐसे हो सकता है। एंड इसके अंदर हो सकता है शिफ्ट, मतलब फाइनल हो गई बेसिकली, आपकी जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे अलग अलग जो स्टेटसेस जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। सो लेट्स से ये है आउट फॉर डिलीवरी एंड ये है आपका शिफ्ट सक्सेस, राइट। सो इस तरह से आपको बेसिकली जो आपकी जितनी भी ऑर्डर्स होगी उसके लिस्ट देखनी है यूज़र को एंड उसका स्टेटस देखना है, राइट। सो ये हमारा UI कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पर ये प्लेस ऑर्डर नहीं, यहाँ पर मे बी आपका एंड पॉइंट हो सकता है ऑर्डर्स या फिर गेट ऑर्डर्स, जिस तरह से आपको रखना है। रेस्ट APIs आप यूज़ करें तो /orders इस तरह से हम रखते हैं। बैकएंड के ऊपर जाएगा, डेटाबेस के अंदर सेम एग्जैक्टली यही जो हमारा ऑर्डर टेबल है इसमें से ही जो सारी ऑर्डर्स है वो लेके आएगा। कैसे? फिल्टर आउट करेगा यूज़र ID से, जो भी यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है ये ऑर्डर की लिस्ट, उस यूज़र ID की सारी ऑर्डर्स फेच करेगा एंड रिटर्न करेगा। तो आप इसको यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो, दिखा सकते हो,
अभी यहाँ पर ना और एक चीज़ थोड़ी सी डिस्कस करते हैं जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो कनेक्शन यहाँ पर हमने किया ना, ये एक नॉर्मल एंड पॉइंट है, रेस्ट एंड पॉइंट, ठीक है। जब भी हमें कोई स्टेटस अपडेट चाहिए होता है तो उसके लिए ना हम अलग अलग टाइप के मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक है लॉन्ग पोलिंग, एक होता है लॉन्ग पोलिंग। इसके बारे में सुना है आपने? लॉन्ग पोलिंग है बेसिकली। एंड उसके बाद और एक होता है शॉर्ट पोलिंग भी होता है। वेब सॉकेट्स होते हैं, वेब सॉकेट्स की मदद से हम कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग पोलिंग, शॉर्ट पोलिंग नॉर्मल रेस्ट एंड पॉइंट है, इससे ही होता है। वेब सॉकेट के लिए वेब सॉकेट कनेक्शन चाहिए होता है। अब ये क्वेश्चन है, ये जो अपडेट्स यहाँ पर हम मिल रहे हैं हमें, इसमें से कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए? और इसका आंसर ये है कि ये भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस यूज़ केस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेब सॉकेट्स हम यूज़ करते हैं जब भी हमें रियल टाइम में अपडेट्स चाहिए होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी होती है। पिज़्ज़ा डिलीवरी के अंदर हम डायरेक्टली फ़ोन निकाल के ऐसे बैठते हैं ना कि हाँ, अभी मेरा पिज़्ज़ा भट्टी के अंदर है, अभी डिलीवरी बॉय निकला है, अभी उस चौराहे पे पहुंचा है ना। तो ये रियल टाइम अपडेट्स आप देखते हो ऐसा। बट थोड़ा सोचिए कि अगर एप्लीकेशन कुछ इस तरह का हो जहाँ पे मे बी डेज़ लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं अपडेट, जो ऑर्डर का स्टेटस जो है वो अपडेट होने में। तो उस केस में ऐसा 2-4 दिन ऐसे तो नहीं बैठोगे आप, कब ये अपडेट होगा, राइट? ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर वेब सॉकेट को यूज़ करना एक गलत डिसीजन होगी, राइट? यहाँ पर मे बी लॉन्ग पोलिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर शॉर्ट पोलिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर, पोलिंग के अंदर क्या होता है कि हम फ्रंट एंड से कंटिन्यूसली एक लूप के अंदर आप रिक्वेस्ट करते हो, क्या कोई अपडेट है, नहीं है, क्या कोई अपडेट है, नहीं है। मे बी हर 5 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे वो करते हो। लेकिन इस केस के लिए थोड़ा सोचिए, क्या इसकी ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऑर्डर है वो हर किसी मिनट में अपडेट नहीं हो रही है ना। मे बी आज एक अपडेट आ गया तो 2-3 दिन के बाद सेकेंड अपडेट आ सकता है कि अभी निकल चुकी है ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें इसमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें जस्ट एक प्लेन रेस्ट एंड पॉइंट चाहिए। पेज जैसे ही ओपन हो जाता है वो एक बार कॉल होगा, अपडेट लेके आएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करोगे, फिर पेज ओपन होते ही एक कॉल हो जाएगा और जो भी अपडेट है आपके ऑर्डर का वो यहाँ पर आपको दिखेगा, राइट? तो ये एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। डिपेंड करता है कि कितने फ्रिक्वेंट आपको अपडेट्स चाहिए, उसके हिसाब से आप ये वाले मैकेनिज़म्स यूज़ करते हो। ओके, सो ये है बेसिकली यूज़र कैन ट्रैक देयर ऑर्डर्स, और इस तरह से आप नॉर्मली इसको कर सकते हो। अब इसके अंदर और लास्ट आई थिंक कितने फीचर्स हैं हमारे, और बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। हाँ, इसको एक डिस्कस कर लेते हैं। यूज़र कैन कैंसिल द ऑर्डर बट विद इन टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर लेके आते हैं, एंड आई थिंक ये 6th है ना, हमारा 6th फीचर है। हाँ, सो अब देखिए, ये एक फ़ीचर बहुत ज़रूरी है। ये फ़ीचर हम कभी यूज़ करते हैं, कभी कभी हमने ऑर्डर कर ली, फिर बाद में हमने माइंड चेंज कर दिया या फिर बेटर प्रोडक्ट कहीं पे मिल गया तो हम कैंसिल कर देते हैं, राइट? सो उस केस में देखिए, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखोगे, उसके अंदर अगर ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो वो हमेशा आपको कैंसिल करने नहीं देंगे। वो कैंसिल करने का भी एक टाइम फ्रेम होता है कि मे बी फर्स्ट 12 घंटे के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर वो शिपिंग मतलब शिप होने से पहले, आउट फॉर डिलीवरी जो है उससे पहले आप कैंसिल कर सकते हो। ऐसे अलग अलग बिजनेसेस की मतलब उनके बिजनेस रूल्स होते हैं। तो हमारे इस केस में ऐसे समझ लेते हैं कि जब तक ऑर्डर जो है वो शिप नहीं हो रहा है तब तक हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऐसी यूज़ केस। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑर्डर अभी तक शिप नहीं हुई है, मतलब डिलीवरी के लिए बाहर नहीं गई है, लेकिन 12 घंटे के अंदर है अभी भी हम। अगर ये कंडीशन अगर हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है तो वो कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लेट्स से कि ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर, राइट? देखिए, यूज़र के डैशबोर्ड के अंदर उसको यूज़र जो ऑर्डर की लिस्ट है वो दिखेगी। तो यहाँ पे में भी एक बटन हो सकता है, यहाँ पर ऐसा बटन हो सकता है कि कैंसिल ऑर्डर, है ना? ऐसे कोई बटन हो सकता है कि कैंसिल दी ऑर्डर यहाँ पर। और ये बटन जैसे क्लिक होगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे, ऑर्डर कैंसिल में भी ऐसा कुछ इसका एंड पॉइंट हमने बना दिया।
एंड बैकएंड के ऊपर डेटाबेस के अंदर ये रिक्वेस्ट जाएगी एंड डेटाबेस के अंदर यहाँ पर हमें चेक लगाना होगा। सोचिए थोड़ा सा क्या चेक होगा। मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्डर है ना बेसिकली। लेट्स से ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर चेक क्या लगेगा। सबसे पहले तो चेक लगेगा हमारी कंडीशन क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कंडीशन थी इफ़ 12 टाइम पास्ट लेस देन 12 आवर्स, लेस देन 12 आवर्स, राइट। ये एक कंडीशन हो सकती है। एंड ऑर्डर स्टेटस अभी भी रिसीव्ड है, ठीक है, अभी तक शिप नहीं हुआ कुछ नहीं, जो पहला जो ऑर्डर स्टेटस है वही है। अगर ये कंडीशन है तभी हम क्या करना चाहते हैं, ऑर्डर को कैंसिल करना अलाउ करना चाहते हैं। तो इसको आपको डेटाबेस के अंदर चेक करना पड़ेगा। डेटाबेस क्वेरी जब आप करोगे उस टाइम पर ये चेक लगाओगे कि ऐसी ऑर्डर ढूंढो, या फिर ऑर्डर को तभी मॉडिफाई करना जब भी अगर टाइम जो हुआ है ऑर्डर का वो 12 घंटे से कम है, बेसिकली ज़्यादा नहीं कम है। तो वो टाइम कैसे मेंटेन करें। देखिए हम जब भी डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस या फिर टेबल्स बनाते हैं, यहाँ पर हम ना क्रिएटेड एट एक फील्ड हम बनाते हैं, आपने देखा होगा, हमने ऊपर मेंशन नहीं किया कहीं पे, बट यहाँ पर अभी हमें इसकी ज़रूरत है। और रिकमेंडेड ये है कि हर एक कलेक्शन के अंदर इसको आप क्रिएट किया करिए। क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट दो होते हैं बेसिकली, वो दोनों की ज़रूरत यूज़ केसेस होती है उसकी। लेकिन ये जो क्रिएटेड एट है ना, ये वो टाइम स्टैम्प होगा, वो टाइम होगा जहाँ पे ये ऑर्डर का कलेक्शन क्रिएट हुआ था, जब भी ऑर्डर प्लेस हुई थी। तो इस टाइम को चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या अभी जो करंट टाइम है वो 12 घंटे से ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। इसी के साथ में ऑर्डर की स्टेटस हम चेक करेंगे कि ये रिसीव्ड होना चाहिए। अगर रिसीव्ड के अलावा और कुछ है तो हम ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और यूज़र को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे कि सॉरी ये ऐसे नहीं हो सकता है, राइट। फिर यहाँ पर आप फ्रंट एंड के ऊपर वो जो मैसेज है वो ऐसे खूबसूरत तरीके से दिखा सकते हो, राइट। सो ये है बेसिकली आपका यूज़र कैन कैंसिल ऑर्डर बट विद इन एक्स टाइम फ्रेम, ऑलराइट। सो ये हमारे फीचर्स हैं। अभी और देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, बट आई थिंक वीडियो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो हमारे पास नेक्स्ट वाला क्या है, एडमिन वाली चीज़ें है। देखिए तो ये जो एडमिन वाली चीज़ें हैं ना, इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, हम नेक्स्ट वीडियो तभी बनाएंगे जब भी आप ये जो फीचर्स हैं ना जो आपको बताए हुए इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करिए और मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि हाँ मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसको लेके आएंगे। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं और बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी, ठीक है। ये ज़रूरी होती है हर एक प्लानिंग के अंदर, इसको पहले करिए फिर उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें जो है उसको कोड करना शुरू करना चाहिए। अब यहाँ पर हमने डेटाबेसेस के बारे में बात की है, तो डेटाबेसेस के अंदर जो रिलेशंस हमने देखी थी ना, उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो नेक्स्ट आप उसको देख सकते हो रिलेशंस को सीखने के लिए कि कैसे प्रॉपर रिलेशंस हम डेटाबेस के अंदर बनाते हैं। और इसी के साथ में अगर आपको इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमने एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया है, पिज़्ज़ा डिलीवरी ऐप उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया है। पूरा प्रीमियम कंटेंट है, उसके लिए आप ये वाली लिंक देख सकते हो।